that is a production and operation method, which is currently it is designed as a operation and supply management for MBA सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि somewhat related to your decision making concept regarding a production department. What are the various techniques, procedure, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बेसिकली प्लानिंग होती है, एक्शंस होते हैं, प्रोसीजर है थ्रू विच वी कैन डू द प्रोडक्शन, कैसे कैसे हम इनपुट से आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है, करंट जो सिनारियो चल रहा है वो ऑपरेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट का है, राइट। ऑपरेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट जहां पे आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको पूरे प्रोसीजर को कितना इफेक्टिवली हो रहा है, कितना मैनेज वे में हो रहा है, जिससे आपका सप्लाई चेन जो है वो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, जिससे आपका क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, राइट। इन दिस सब्जेक्ट आप सबसे पहले जो समझेंगे दैट इज अ डिमांड फोरकास्टिंग एंड लीनियर रिग्रेशन। दिस इज वन ऑफ द थ्योरेटिकल चैप्टर, और इसमें आपको ये बेसिकली बताया गया है कि हम डिमांड मतलब हम फ्यूचर कैसे एस्पेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ पास्ट। एंड व्हाट इज द लीनियर रिग्रेशन? Linear regression is a one of the methodology through which you can know about the relationship between an independent and dependent variable। लेकिन हम इसमें बैकवर्ड जाते हैं, बैकवर्ड जाके ये जानते हैं कि अगर कहीं पे सैंपल मीन या एक तरीके से डिमांड मीन ये है, तो आने वाले टाइम में मीन क्या होगा, डिमांड क्या होगा। तो दिस इज अबाउट द फोरकास्टिंग या फ्यूचर प्रिडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ अ पास्ट, इसे ही हम बेसिकली फोरकास्टिंग करते हैं। एडमंड बर्ग ने सबसे पहले कहा था यू कैन नेवर प्लान फ्यूचर बाय द पास्ट, राइट। बट पैट्रिक हेनरी ने इस स्टेटमेंट से वो बहुत ज्यादा डिसएग्री हुए और उन्होंने कहा आई नो द नंबर ऑफ वेज ऑफ जजिंग द फ्यूचर बट बाय द पास्ट। इनका ये मानना था कि हम फ्यूचर को जज कर सकते हैं या कहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ पास्ट, कि हमारे पास्ट में जो हो रखा है उसके बेसिस पे हम उस ट्रेंड को अगर फॉलो करें, अगर कोई अगर हर्डल्स नहीं आती है, अगर नॉर्मली ये ट्रेंड हम फॉलो करें तो फ्यूचर को इस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और अगर वर्स्ट कंडीशन भी सोच के चले तो कुछ हद तक हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, राइट। नाउ let's come to a overview of the demand forecasting। अगर हम कहें कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, इट इज ओनली द प्रोडक्शन अबाउट द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फोरकास्टिंग मतलब होता है बेसिकली अनुमान लगाना, लेकिन किसका अनुमान लगाना? फ्यूचर में अनुमान लगा रहे हैं आप अबाउट द प्रोडक्ट की हमारे आने वाले टाइम में डिमांड क्या हो सकती है, उसको आप कैसे करते हैं, इसे हम बेसिकली कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। In another way, forecasting can be defined as the technique of translating past experiences into a prediction of a things to come. Right? It tries to evaluate the magnitude and significance of forces that will impact on our operations and which impact नॉट ओनली ऑपरेशन सर्विसेज ऑल्सो, और उस पूरे सिचुएशन पे जो इम्पैक्ट डालती है उसे ही हम बेसिकली क्या कहते हैं? फोरकास्टिंग कहते हैं, राइट। अगर हम प्रोडक्शन को देखें तो वो होल एंड सोल पूरे डिपार्टमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि आपका एक तरीके से लॉजिकली अगर आप देखें तो वो जनरलाइजेशन है किसका? रिलेशनशिप बिटवीन अ टू एंड अदर फैक्टर्स। The generalization must hold not only with the regard to the past observation, but also for all future observation related to some phenomenon. Even the production more originally related to the those generalization which establish a definite time sequence in the occurrence of a certain factor. It means जो प्रोडक्शन है आपका बेसिकली उसको तो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, राइट। लेकिन वेरियस फैक्टर्स जो आपको इम्पैक्ट डालते हैं, आपका पास्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं टू प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर, राइट। This is what a demand forecasting. Now, as per definition of demand forecast
is an estimate of sales in monetary or a physical unit for a specified future period under a proposed business plan or program, or you can say under an assumed set of economy and other environmental forces planning premises outside the business organization for which the forecasting or estimate is made. बेसिकली जो डिमांड फोरकास्ट है वो आप एक तरीके से सेल्स टर्नओवर का एस्टिमेशन लगा रहे हो कि हम मॉनेटरी तरीके से या उसको फिजिकल तरीके से आप उसका अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा सेल्स टर्नओवर क्या होएगा, बट फॉर अ पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड, नॉट इट कि आप उसको बहुत लंबे समय तक सोच रहे हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन है कि आने वाले 2-3 साल ट्रेंड जान सकते हैं, आप फोरकास्ट कर सकते हैं अपने सेल्स टर्नओवर का, लेकिन अंडर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या आप प्लान करके जा रहे हैं उसके बेसिस पे आप जो एक तरीके से वेरियस फैक्टर्स को उसमें इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, अदर सोशल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है, वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आप सेल्स टर्नओवर को इन एस्पेक्ट टू मॉनिटरी और अगर आप फिजिकली आप उसको बता रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिमांड फोरकास्ट। In another definition of the forecasting is what? A forecast is an estimate of a future event achieved by systematically combining and casting forward in predetermined way data about the past. As these definitions make it clear, forecasts are possible only when a history of past data exists. For example, an established TV manufacturer can use past data to forecast the number of pictures screens required for a next week TV assembly schedule. Right? जैसे आज की अगर आज की सिनेरियो की हम बात करें, जो हमारे यहाँ नोवेल कोरोना 19 का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू चल रहा है जिसकी वजह से लॉकडाउन सिचुएशन है, तो आज के टाइम में हमारा जो इकोनॉमी एक तरीके से स्टेबल हो चुकी है, रुक चुकी है, हम आने वाले टाइम में फोरकास्ट कर सकते हैं अबाउट वेरियस थिंग्स। ये एक हर्डल है, अगर हर्डल रुक रहा है, एक ड्यूरेशन में हम बिल्कुल लॉकडाउन हो चुके हैं, लॉकआउट हो चुके हैं, आने वाले टाइम में हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ सकती है, या उसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि किस किस प्रोडक्शन सर्विसेज को आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा उसको इम्पोर्टेंटली डिमांड होएगा, सबसे ज्यादा उसकी मांग होएगी, जिसके बेसिस पे हम आज से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। राइट नाउ, what are the determinants which influence the demand forecast? The first one is what? Determine the use of the forecast. Select the items to be e-forecast and determine the time horizon of the forecast. Select the forecasting model, gathering the data, make the forecast and validate and implement result. These are basically the procedure to adopt the forecasting. सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपको फोरकास्टिंग का यूज करना है कि हम कौन कौन सी चीजों को फोरकास्ट कर सकते हैं, या हम यूज कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं फॉर फोरकास्टिंग। तो उससे रिलेटेड हमें क्या देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। राइट दूसरा है द सेलेक्ट द आइटम्स टू बी फोरकास्ट। हमें ये देखना है कि किस किस क्वांटिटी के लिए, किस किस प्रोडक्शन के लिए हमें फोरकास्टिंग करनी है, उसको भी एक बार को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कितने समय के लिए इसको फोरकास्ट करने चाहते हैं, या कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए हम सेल्फ फोरकास्टिंग करना चाहते हैं। What are the models which you are going to select for that फोरकास्टिंग, उसके रिगार्डिंग आप डेटा कलेक्ट करेंगे, जो कि हो सकता है पास डेटा है, आप उसको गैदर करेंगे, उस पे आप फोरकास्ट करेंगे, उस पे आप अपना मेथड अडाप्ट करेंगे, उसके बाद आप लास्ट में उसको वैलिडेट या इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या व्हाट यू आर गोइंग टू फोरकास्ट इट। राइट नाउ, the next one in this is the time horizon of the forecast is classified as follows. कितने टाइम होरिजन के लिए आप फोरकास्टिंग कर सकते हो, इसका एक पूरा चार्ट आपको बताया जा रहा है।
व्हाट आर द डिस्क्रिप्शंस एंड फोरकास्ट हॉरिजन, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इसको फोरकास्टिंग करना चाहते हो। ड्यूरेशन का मतलब कि कितने ड्यूरेशन के लिए, टाइम पीरियड के लिए आप फोरकास्ट करते हैं। शॉर्ट रेंज वो होता है जिसमें आप लेस देन 3 मंथ एंड मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए अगर आप फोरकास्टिंग करते हैं तो वो शॉर्ट रेंज होता है। मीडियम रेंज फ्रॉम 3 मंथ टू 3 इयर्स एंड लॉन्ग रेंज जो होता है वो होता है मोर देन 3 ईयर। अब इसमें कौन कौन से, जब आप शॉर्ट रेंज का करते हो तो किस तरह का आप फोरकास्टिंग करते हो, एक जॉब शेड्यूलिंग, वर्कर असाइनमेंट। अगर आप छोटे ड्यूरेशन के लिए कोई फोरकास्ट करना चाह रहे हो तो उस समय आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट को लेना चाहिए, जैसे जॉब शेड्यूलिंग कि आपको किस समय पे पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको जॉब करनी है, ये एक शॉर्ट रेंज होता है। वर्कर असाइनमेंट कि किस काम को कौन सा वर्कर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल he or she has, उसके बेसिस पे आप शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग कर सकते हैं। दूसरा है, अगर 3 मंथ टू मीडियम रेंज के लिए आप कर रहे हैं तो सेल्स एंड प्रोडक्शन प्लानिंग आप कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, बिकॉज ये मीडियम रेंज में आएगा। सेल्स क्या सेल्स कर सकते हैं, प्लानिंग हम इसको किस तरीके से और प्रमोट कर सकते हैं, ये सारी चीज आपका सेल्स एंड प्रोडक्शन प्लानिंग में आएगा। और लास्ट में आपका आएगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको एक नया प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, फैसिलिटीज प्लानिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको लॉन्ग रेंज चाहिए जिसमें आपको लंबा ड्यूरेशन चाहिए। आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी डिजाइन, उसके बारे में उसकी सारी चीजें फीचर्स आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आप लॉन्ग रेंज डिस्क्रिप्शन या ड्यूरेशन ले सकते हैं। There are two approaches on the basis of which the demand forecasting are done. The first one is a qualitative approach, another one is the quantitative approach. First, applicability देखते हैं क्या इनमें डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरियस डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच का डिफरेंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कितना कौन एप्लीकेबल है। क्वालिटेटिव जजमेंट हम वहां करते हैं जब आपका सिचुएशन वैक्यू है, और दूसरी बात ये कि हमारे पास लिटिल डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर हमें कोई नई प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी यूज करना है तो हम वहां पे क्वालिटेटिव अप्रोच यूज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच हम कहाँ यूज करेंगे, जहां पे सिचुएशन स्टेबल है, राइट, और हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा एग्जिस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप पिछले 5 साल से किसी प्रोडक्ट को के सेल्स टर्नओवर को देखते आ रहे हैं और कहीं उसकी रिकॉर्डिंग हो रखी है, कहीं आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, तो उसके बेसिस पे आप आने वाले टाइम में उसका डिमांड डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा डिस्क्रिप्शन है कंसीडरेशन के बेसिस पे कि क्वालिटेटिव अप्रोच को कितना कंसीडर किया जाता है। ये इन्वॉल्व होता है इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपीरियंसेस, इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स या टूल्स अप्लाई होते हैं क्वांटिटेटिव में। कौन कौन सी टेक्निक है जो क्वालिटेटिवली जज की जाती है, दैट इज अ ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, सेल्स फोर कंपोजिट, डेल्फी मेथड, कंज्यूमर मार्केट सर्वे। जबकि क्वांटिटेटिव अप्रोच में कौन कौन से मेथड आता है, टाइम सीरीज मॉडल आता है, कैजुअल मॉडल आता है, इसके अलावा एवरेज, सिंपल एवरेज आता है, मूविंग एवरेज आता है, रिग्रेशन मॉडल आता है। ये सारी टेक्निक्स यूज होती हैं आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच में, राइट। Now, what is basic difference between qualitative approach and quantitative approach? Qualitative approach होता है based on a some judgmental basis, और expertise का जो opinion होता है उसके basis पे आप forecast कर रहे हैं तो वो qualitative approach हो जाएगा। और quantitative approach somewhat using a mathematical tool या आप कुछ statistical tool के basis पे आप forecast कर रहे हो तो वो quantitative approach होता है, right? Now, व्हाट इज क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड, जैसा मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव मेथड 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, राइट। यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड जो है वो ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन है। इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई लेवल मैनेजर होते हैं, उनको एक साथ लिया जाता है, उनको उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मैनेजरियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनसे एक तरीके से मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है अबाउट द फोरकास्टिंग, और
वो बहुत सारे केसेस को डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड के बेसिस पे और बहुत सारे वो मैनेजेरियल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जब वो कंक्लूड करते हैं, किसी फोरकास्ट करते हैं किसी डिमांड के लिए, तो उसे हम ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन कहते हैं, राइट। सेल्स फोर्स कॉम्पोजिशन, सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट हम वहां पे लेते हैं जहां पे हम सेल्स पर्सन को कंसीडर करते हैं, वहां पे एक तरीके से सेल्स, क्योंकि वो कितना सेल्स कराया है, सेल्स टर्नओवर कराया है, क्योंकि सेल्स पर्सन क्या है, उसका डायरेक्ट कस्टमर से लिंक होता है, डायरेक्टली फेस टू फेस वो इंटरैक्ट होता है। उसके बेसिस पे हम एक तरीके से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर की पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या डिमांड हो रही है, राइट। तो वो एक डायरेक्ट टेक्निक होती है जो कि हम अप्लाई करते हैं इन अ सेल्सफोर्स कॉम्पोजिट में, राइट। डेल्फी मेथड, डेल्फी मेथड जनरली जो पूछा जाता है वेरियस एग्जामिनेशन में, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज आइडेंटिफाइड वेयर एन एक्सपर्ट कुड बी अ डिसीजन मेकर, एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय और एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। डेल्फी मेथड क्या होते हैं? डेल्फी मेथड और ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन में बहुत बड़ा एक फाइन लाइन डिफरेंस होता है कि एग्जीक्यूटिव ओपिनियन आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजेरियल पोजीशंस के एग्जीक्यूटिव होते हैं और उनका आप मैनेजेरियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हो, फाइन। बट डेल्फी मेथड जो है इसमें वेरियस एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जो कि डिसीजन मेकर भी हो सकते हैं, एक साधारण एम्प्लॉय भी हो सकता है, इंडस्ट्री का एक एक्सपर्ट भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकते हैं जो आपके पूरे उस प्रोडक्ट के बारे में उनका एक्सपीरियंस है और वो ये बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्री की क्या डिमांड रहेगी अबाउट दैट प्रोडक्ट। ये सारी चीजें डेल्फी मेथड में कंसीडर की जाती हैं जिसमें एक्सपर्ट आपके वेरियस स्ट्रीम के हो सकते हैं। Each of them will be asked individually for their estimate of the demand and interactive process is conducted until the experts have reached a consensus, right? Now, the last one is a consumer market survey. The customer are asked about their purchasing plans and their projected buying behavior. A large number of respondents is needed here to be able to generalize certain results. कंज्यूमर मार्केट सर्वे क्या होता है? जहां आप डायरेक्टली कंज्यूमर से इंटरेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चनियर और अ शेड्यूलिंग, और आप एक तरीके से मार्केट सर्वे कराते हो और डायरेक्टली इंटरव्यू होते हो, इंटरव्यू लेते हैं कस्टमर का, जिससे आपको उनका बाइंग बिहेवियर समझ में आए और उनके बेसिस पे आप क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। इसे बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट सर्वे। दिस इज ऑल अबाउट योर qualitative method. Now come to a quantitative forecasting method. Quantitative forecasting method is of two types, right? One is known as a time series model and another is what a causal method. फाइन। कैजुअल मेथड वो होता है जहां पे आप कॉज और इफेक्ट देखते हैं। कैजुअल मेथड के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या मैथमेटिकल टूल हम यूज करेंगे वो मैं आगे आपको इन डिटेल बताऊंगी, राइट। टाइम सीरीज मॉडल का मतलब ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइम ड्यूरेशन जो कि हमें अवेलेबल है, राइट। हमें पास्ट में टाइम पीरियड पता है और उसी मॉडल को हम यूज करते हुए फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं। जबकि कैजुअल मेथड जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन अ टू लाइक वेरिएबल्स, उसके बीच में हम रिलेशनशिप जान के और हम एक रिजल्ट फ्रेम आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, तो वो आपका कहलाता है कैजुअल मॉडल, राइट। अब टाइम सीरीज मॉडल में, टाइम सीरीज मेथड में कौन कौन से मेथड आएंगे? सबसे पहला जो आएगा आपका सिंपल एवरेज आएगा। Now, to calculate the simple average, we just calculate on the basis of a total number of items divided by the number of units. For example, assume that demand in a next period is same as demand in the most recent period, और इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए कि आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का 6 मंथ का सेल्स टर्नओवर दिया गया है और आपको ये प्रेडिक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि अगस्त या सितंबर में आपका सेल्स टर्नओवर क्या होगा। तो आप जनवरी से जुलाई तक 6 मंथ तक का पूरा सेल्स पर मंथ सेल्स टर्नओवर ले लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, समेशन कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए बाय 6, क्योंकि आप 6 मंथ का डेटा ले रहे हैं टू प्रेडिक्ट द अगस्त सेल्स टर्नओवर।
अब जो मूविंग एवरेज होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी जो सीरीज है अर्थमेटिक मीन की जो दी गई है, वो जरूरी नहीं है कि जो आपने 6 मंथ फॉलो किया है वही 6 मंथ आपके आने वाले अगस्त या सितंबर या आने वाले नेक्स्ट मंथ के लिए एप्लीकेबल हो। तो आपका हो सकता है किसी मंथ में आपका सेल्स टर्नओवर ज्यादा हुआ है, किसी मंथ में आपका सेल्स टर्नओवर कम हुआ है, तो उसका जो एवरेज मीन निकालेंगे आपका वो हाई बहुत कम दोनों ही ट्रेंड फॉलो कर सकता है। तो जब ओवरऑल हम इंप्रेशन लेते हैं डेटा का तब हम मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं। इसमें मूविंग एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ अ 3 मंथ 5 मंथ, ये डिपेंड करता है कि आप मूविंग एवरेज कितने डेटा का लेना चाहते हो। अगर आप 3 मंथ लेते हो तो उसमें आप फर्स्ट 3 मंथ एंड आफ्टर दैट फरवरी मार्च अप्रैल, फिर मार्च अप्रैल में, इस तरीके से आप 3-3 मंथ का मूविंग एवरेज लेते हैं। अगर यही चीज आप 5 मंथ का कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, फर्स्ट 5 मंथ एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 5 मंथ, फरवरी से लेकर आप जून तक का, फिर आप क्या करेंगे मार्च से जुलाई तक का। इस तरीके से आप 5-5 मंथ का एवरेज निकालेंगे। इसे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज, जिससे आपको एक तरीके से ओवरऑल एवरेज पता चल जाता है कि आपका एवरेज डिमांड मूविंग के अकॉर्डिंग कितना हुआ है, राइट। जो नेक्स्ट है आपका वो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कहलाता है। एक्सपोनेंशियल जो स्मूथिंग होता है इज एन एवरेजिंग मेथड दैट रिएक्ट्स मोर स्ट्रांगली टू रीसेंट चेंजेस इन डिमांड बाय असाइनिंग अ स्मूथिंग कांस्टेंट टू द मोस्ट रीसेंट डेटा। फाइन। इसमें आपको एक्सपोनेंशियल के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं फोरकास्टिंग के लिए, क्योंकि इसमें पावर आती है और एवरेज लीनियर जो इक्वेशन होता है उसको हम पावर एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करते हैं। एफ टी प्लस वन इज इक्वल टू ए डी टी प्लस वन माइनस ए एफ टी, राइट, वेयर एफ टी प्लस वन क्या है, द फोरकास्टिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, जिसको हम टी प्लस वन नेक्स्ट ईयर से प्रेजेंट कर रहे हैं। डी टी क्या होता है, एक्चुअल डिमांड इन द प्रेजेंट ईयर, जो आज करंट ईयर में करंट टाइम में आपका डिमांड चल रहा है। एफ टी होता है द प्रीवियस डिटरमाइंड फोरकास्ट फॉर द प्रेजेंट पीरियड, राइट। ये और ए जो होता है, जहां आपने ए दिखाया है, ये वे फैक्टर होता है, वेइंग फैक्टर होता है जो आपको रेफर्ड करता है स्मूथिंग कांस्टेंट के लिए। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन। टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन जो एग्जिस्ट करता है सीजनलिटी बाय मल्टीप्लाइंग द नॉर्मल फोरकास्ट बाय अ सीजनल फैक्टर। फाइन। दिस इज ऑल अबाउट योर टाइम सीरीज मेथड। Now come to a next part, that is a causal quantitative model. Causal जैसे मैंने बताया जहां cause और effect की आप बात करते हैं वहां causal method apply करते हैं, जो कहीं ना कहीं relationship show करता है between independent variable as well as dependent variable. For this जो हम मेथड अडॉप्ट करते हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं। इट इज अ वन ऑफ द फोरकास्टिंग टेक्निक दैट एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल्स। One variable is known or assumed and used to forecast the value of an unknown variable. This model is which from historical data a functional relationship is established between a variable and then used to forecast the dependent variable values. For this we are using the formula ft is equals to a plus b xt, where xt is the current वेरिएबल, जो आज आप वेरिएबल ले रहे हो उसको हम x से प्रेजेंट करते हैं। एफ टी इज द फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर फॉर अ टी टाइम ड्यूरेशन। ए एंड बी दैट इज व्हाट द कोफिशिएंट, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बी जो होता है दैट इज डिफाइंड बाय एन इंटू समीशन ऑफ एक्स टी इंटू डी टी माइनस समीशन ऑफ एक्स टी इंटू समीशन ऑफ डी टी divided by the difference between the variances of the what the assumed mean basically, and into summation of xt whole square minus summation of xt का whole square. Now what is a, जो कांस्टेंट a आप कैलकुलेट करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, समीशन ऑफ dt डिमांड माइनस b इंटू समीशन ऑफ xt डिवाइडेड बाई n, और n यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ आइटम।
इसके बेसिस पे आप ए और बी कैलकुलेट करेंगे और ए और बी की वैल्यू आप पुटअप करेंगे इन अ रिग्रेशन फॉर्मूला और एक्स इज गिवन टू यू, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं अबाउट फ्यूचर सेल्स टर्नओवर। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपको मैंने डिमांड फोरकास्टिंग एंड लीनियर रिग्रेशन बताया कि कौन कौन से मेथड होते हैं जो डिमांड फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, कहाँ हम क्वालिटेटिव मेथड यूज करते हैं और कहाँ पे हम क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं।